संविधान भी कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से धर्म चॉइस करे। जरूरी नहीं है वो धर्म माने। एक बीजेपी ने एजेंडा बना रखा है, जिन प्रावधानों की वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संविधान और प्रकृति और मेरी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए शपथ ली मैंने। उस पत्रकार का जो पूछने का जो वे था वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। स्वतंत्र पार्टी के रूप में अगर एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो आपकी मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने दिल्ली जिसने देखा है वही चुनाव थोड़ी लड़ सकता है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है और उन्हीं अधिकारों की ताकत की वजह से मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर जाए कि जो ऊँट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आजीविका को लेके एक विशेष कोई पैकेज जारी करें। लेकिन बेवजह परेशान करने का अगर काम किया है तो हम लोग इस बात को तरीके से सदन के अंदर उठाएंगे। अलग से धर्म कोलम को लेके काफी हजारों लाखों की संख्या में हर बार आंदोलन होते हैं, लेकिन अलग धर्म कोलम, अलग धर्म कोड, अलग जनगणना को लेके हम लोग बड़ा अभियान चलाएंगे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस तरह की बातें हमेशा चलती रहती है। और वैसे में एक उम्मीदवार आते हैं और यह कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। मैं बात कर रहा हूं बांसवाड़ा से सांसद हैं, आदिवासी सांसद हैं राजकुमार राउत जी की। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद, जोहार। सर, सबसे पहले तो पहला सवाल यही है कि आपने कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं, और जबकि इस देश में जो अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं तो सॉफ्ट हिंदुत्व और उग्र हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या कहेंगे जब आप कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं? बिल्कुल, मैंने बोला था, कई साथियों ने मुझे पूछा था, क्योंकि नॉमिनेशन के दौरान हमको ऑप्शन भराया जाता है, तो मैं ही नहीं, ट्राइबल जितने भी जो MP MLAs होते हैं वो अवश्य उस नॉमिनेशन के वक्त एक कॉलम आता है, उसमें हिंदू व कटिबद्ध करके एक ऑप्शन भरा जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम कटिबद्ध। तो उसमें सभी यही भरते हैं कि नहीं लागू होता है। मतलब ये क्लियर है। वो जो बीजेपी में जो है MPs वो भी यही भरते हैं कि लागू नहीं होता है, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय पे हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये सारे अधिनियम जो हैं वो लागू नहीं होते हैं। क्यों इसलिए नहीं होते हैं कि आदिवासी हिंदू या किसी भी धर्म व्यवस्था में नहीं आता है। हिंदू विवाह अधिनियम में भी लिख रखा है कि आदिवासी पे लागू नहीं होगा क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर जाते हैं हम लोग तो वहाँ पर भी ये क्लियर है कि आदिवासी समुदाय का कल्चर, हिंदू धर्म हो, जैन हो, ईसाई हो, सभी धर्मों से उनका कल्चर, परंपरा, रीति रिवाज सब कुछ बिल्कुल डिफरेंस रहा हुआ है। ये बेवजह इसको इशू बनाया जा रहा है और मैं समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा द्वारा या जो भी हो एक जबरदस्ती किसी पे थोपना, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कि संविधान भी कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से धर्म चॉइस करे। जरूरी नहीं है वो धर्म माने, ऐसा कोई बात नहीं है। बेवजह इसको एक बीजेपी ने एजेंडा बना रखा है कि धर्म के आधार, जिस तरह से धर्म को लेके जहां जो राजनीतिक पार्टियां हैं अभी सॉफ्ट हिंदुत्व और उग्र हिंदुत्व की बात कर रही है, वैसे में इस देश में जब कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है और यह बात कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं, वैसे में चुनाव जीतना, और आप जीत भी हैं, बहुत बड़े अंतर जीते, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, हकीकत है, हमें ये मानना पड़े इस हकीकत को कि आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है। आदिवासी हिंदू धर्मों को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? धर्म अनेक है, जैन है, ईसाई है, सिख है, मुस्लिम है, कई धर्म हैं। आदिवासी स्वाभाविक है और संवैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं आता है। वो चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, ये क्लियर है संवैधानिक दृष्टि से। लेकिन बेचारा आदिवासी आज तक डरा हुआ, किसी को इसने ईसाई बना दिया, किसी को इसने जबरदस्ती हिंदू बना दिया, कई जगह मुस्लिम बना हुआ, कई जगह जैन धर्म बना हुआ है। अब बेचारा आदिवासी समुदाय डरा हुआ, आदिवासी समुदाय से आने वाला लीडर भी डरा हुआ, जिधर जहां बाहुल्य क्षेत्र है उधर डर के बात करता है। मैं स्वतंत्र आवाज बन के आया हूं, मेरी पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है और मुझे जहां तक लगता है कि मुझे जो सच्चाई है उस सच्चाई को बयान करना है। मात्र 8 महीने पहले आपने ये पार्टी बनाई और भाजपा और कांग्रेस भी वहाँ लड़ रही थी, और वैसे में इंडिया गठबंधन ने आपको सपोर्ट किया था और फिर आपने जीत वहाँ दर्ज की। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे इलाके के अंदर एक अलग से हमने क्रांति लाए। हमारे लोगों को बताया कि देश दुनिया में ये है, संवैधानिक प्रावधान ये है। हर साल बजट आता है। ट्राइबल इलाके के लोगों को ये भी नहीं पता है केंद्र और स्टेट का हर साल बजट आता है और उस बजट में ट्राइबल मिनिस्ट्री भी होती है और ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत ट्राइबल के डेवलप को लेके, कुपोषण को लेके, एजुकेशन को लेके अलग से बजट का प्रावधान होता है। बेचारे हमारे कई लोगों को ये भी नहीं पता है।
तो हमने एक क्रांति लाए और लोगों को हकीकत बताया कि आज़ादी के बाद आज तक ट्राइबल इलाके में आज भी बच्चा 5वीं के बाद स्कूल छोड़ रहा है क्योंकि उसकी जगह दूसरी जगह स्कूल नहीं है। आज भी बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ जाने की सड़क नहीं है। आज भी कई इलाकों में पलायन हो रहा है क्योंकि खाने के लिए अनाज नहीं है। आज भी गुजरात उधर हमारा जोरदार पूरा परिवार सहित पलायन हो रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। और हमने एक देश लेवल पे माहौल बना दिया धर्मों को लेके लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लोगों में परिवारों में कुपोषण बीमारियां हद से ज़्यादा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो हमने इन मुद्दों पे बात किया और सारे फैक्टर, मोदी जी का फैक्टर हो, हिंदुत्व का फैक्टर हो, सारे फैक्टर को फेल करते हुए वहाँ की जनता ने शानदार बैंडेड देके, शानदार मत देके मुझे भेजा है यहाँ पर। सर बात करें आपके शपथ की, तो आपने संविधान और जय जोहार जय भीम करके शपथ लिया सर। बिल्कुल। आज जो मुझे जो अवसर मिला यहाँ तक आने का, वो संविधान नहीं होता तो मुझे अवसर नहीं मिलता। और संविधान के अंदर भी अगर मैं आदिवासी कम्युनिटी से नहीं होता तो हो सकता है मुझे रिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं मिलती, और वो सीट नहीं मिलती तो शायद मुझे यहाँ आने का अवसर नहीं मिलता। तो जिस आइडेंटिटी की वजह से, जिन प्रावधानों की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं संविधान और प्रकृति और मेरी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए शपथ ली मैंने। सर यूट्यूब के एक पत्रकार ने आपसे चुनाव प्रचार के दौरान पूछा था कि आपने कभी संसद देखा है, कैसे काम होता है, क्या कहेंगे अब? देखो, मैं हालांकि किसी पे कुछ ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना चाहता। उस पत्रकार का जो पूछने का जो वे था, पूछने का जो तरीका था, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर उन्होंने, मुझे जहाँ तक लगा, लोगों को लगा कि वो गलत मानसिकता से पूछा है, तो उनको एहसास होना चाहिए कि देश के अंदर हर कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व मिला है, आदिवासी समुदाय को भी प्रतिनिधित्व मिला है। स्वतंत्र पार्टी के रूप में अगर एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो आपकी मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने दिल्ली जिसने देखा है वही चुनाव थोड़ी लड़ सकता है या वही जीत थोड़ी सकता है। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है और उन्हीं अधिकारों की ताकत की वजह से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। सर आज आप जब संसद के लिए आ रहे थे तो आप जो है ऊंट से आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने आपको रोक दिया। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि सर ऊंट से क्यों आना चाहते थे, और क्या लगता है आदिवासी होने के कारण आपको रोक दिया गया? क्योंकि पहले के समय में भी वाजपेयी जी, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो बैलगाड़ी से भी संसद आ चुके हैं। बिल्कुल, इसके बारे में फिर इससे पहले एक और जानकारी मिली, कोई शायद एक बार हाथी से भी कोई आए थे, आज मुझे सदन के अंदर जानकारी मिली। आने का उद्देश्य ये था कि मैं अलग हमारी आइडेंटिटी दर्शाना चाह रहा था, ट्राइबल कल्चर को दर्शाना चाह रहा था। सेकंड चीज़ ये था, रेगिस्तान इलाके के अंदर आज राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है, और दिल्ली में भी कई जगह ऐसा होता है कि विदेशी जो पर्यटन आते हैं उनको उनके लिए एक माहौल बनाया जाता है और आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है। तो हम लोग विदेशी पर्यटनों को हमारे देश में बुलाने के लिए, उनको आकर्षण का केंद्र बनाने कई स्कीमें लागू करके कई पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन जो ऊँट है, ऊँट की वजह से राजस्थान के अंदर पर्यटन बढ़ रहा है, तो उससे जुड़े हुए जो परिवार है उनकी आजीविकाओं को लेके गवर्नमेंट ने आज तक कोई विशेष अभियान या विशेष स्कीम नहीं लागू की है। तो मेरा दो उद्देश्य था, हमारा कल्चर को प्रदर्शन करना, साथ ही गवर्नमेंट का ध्यान उस ओर जाए कि जो ऊँट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी आजीविका को लेके एक विशेष कोई पैकेज जारी करें। लेकिन सर आपको आने से प्रशासन ने रोक दिया, क्या कहेंगे, क्या लगता है? प्रशासन ने किस वे में रोका? उन्होंने कई चीज़ें बताई कि हमारा लुटेन दिल्ली में अलाउ नहीं है। तो एज ए मैं सांसद था और मैं आदिवासी कम्युनिटी से आता था, ऐसा कोई सर्कुलर मुझे नहीं लगा। मैंने उनको भी कहा कि आप कोई सर्कुलर निकला हो तो बताओ। अब बेवजह कहीं न कहीं परेशान करने का काम किया है, और जो ऊँट वाला है उसको भी शायद सुनना है, अभी उसको डिटेन कर रखा है। तो हम देख रहे हैं शाम तक अगर कुछ करते हैं ठीक है, लेकिन बेवजह परेशान करने का अगर काम किया है तो हम लोग इस बात को तरीके से सदन के अंदर उठाएंगे। और एक कह सकते हैं कि भेदभाव वाली स्थिति नज़र सामने आई थोड़ी। सर बांसवाड़ा के लिए अब क्या सोच रहे हैं? आप वहाँ के सांसद हैं, अगले 5 साल तक आपको वहाँ काम करना है, तो जो आपकी पहले की भी सोच रही हुई, आप अपने कौन से काम जो आपकी प्राथमिकता में है वहाँ के लिए? देखो, ऐसे विज़न तो काफ़ी लंबा है। मुख्य रूप से देखा जाए, हमें एजुकेशन पे बेस्ड काम करेंगे। वहाँ पर कुपोषण वो जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको लेके, और साथ ही जो संविधान के अंदर शेड्यूल 5 का प्रावधान कर रखा है, शेड्यूल 5 के उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का मेरा फोकस रहेगा। और इस इलाके के अंदर लंबे समय से बिल प्रांत, बिल प्रदेश की डिमांड चल रही है
कई लंबे समय से। तो बिल प्रदेश की डिमांड को पूरा कराने को लेकर मैं सदन के अंदर और गवर्नमेंट से हम लोग लड़ेंगे वैचारिक रूप से कि वो बिल प्रदेश की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए और संवैधानिक प्रावधान को धरातल पे लागू किया जाए, और जो कुपोषण बढ़ रहा है उस कुपोषण के लिए विशेष स्कीम बना के उस इलाके में, और जो हमारा वहाँ का आदिवासी जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोका जाए। और पहले भी आज भी माइनिंग के नाम से, डेवलप के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग काम करेंगे। सर, आदिवासी आरक्षण और आदिवासी जनगणना को लेकर आपकी क्या सोच है? लंबे समय से डिमांड चल रही है। इस देश के अंदर पहली जनगणना शायद 1871 के आसपास हुई थी। उस दौरान से लगा के 1951 तक ट्राइबलों का अलग से कॉलम बना के उनकी जनगणना की गई ताकि आदिवासियों का अलग से स्कीम लागू की जाए। लेकिन इसके बाद कई क्या कारण रहे उस पर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन देश के अंदर लंबे समय से डिमांड चल रही है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम बने ताकि धर्म वाला विवाद भी खत्म हो जाए। हम झारखंड में देखते तो सरना धर्म की डिमांड चल रही है, अलग से धर्म कॉलम को लेके काफ़ी हज़ारों लाखों की संख्या में हर बार आंदोलन होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको नज़रअंदाज कर रही है। वो किस हिसाब से नज़रअंदाज कर रही है उस पर ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अलग धर्म कॉलम, अलग धर्म कोड, अलग जनगणना को लेके हम लोग बड़ा अभियान चलाएंगे। सर, पूरे देश के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो आपको बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति है सर? बाप पार्टी जो है आपकी जो राजस्थान की, उसको लेके क्या सोच रहे हैं आगे की? बिल्कुल, हम लोग अवश्य का अच्छा वास्तविक जो इशू है उनको लेके काम करेंगे, तो अवश्य हम अन्य स्टेटों के अंदर फैलेंगे। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है मेरी विचारधारा पे, मुझ पे कि मैं बेस्ट काम करूंगा और मेरी पार्टी को अन्य स्टेटों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी स्टेटों के अंदर ये पार्टी बहुत तेजी से बढ़ेगी और लोगों को इस पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे। सर, धन्यवाद आपने हमसे। थैंक यू। तो आपने सुना, बांसवाड़ा से नवनिर्वाचित सांसद हैं राजकुमार रौत जी, जो कि आज ऊंट से आ रहे थे और इस बात के लिए उनको प्रशासन ने रोका और ये बीच में मीडिया में चर्चित में रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, और इस दौरान जो है इस तरह की बातों के साथ ये चुनाव जीते हैं वहां पे से, और अपनी पार्टी को लेके, आदिवासी समुदाय की बात को लेके जो है अपनी विकास की बातें करेंगे। तो क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।